गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th और 12th का जो है 11 और 12 का इसमें सिंटैक्स हम पढ़ रहे थे। तो सिंटैक्स आप 8 का समाप्त हो गया था। अब इसमें आ रहा है सिंटैक्स ऑफ वर्ब्स। क्रिया में जो है जो अशुद्धियाँ है उसको कैसे पकड़ना है हम जो है। तो ये क्रिया सबसे पहले सिंटैक्स ऑफ वर्ब्स, क्रिया किसे करते हैं? जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वह क्रिया कहलाता है। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वह क्रिया कहलाता है। ठीक है, तो जो कार्य हो रहा है, जैसे मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाने काम कर रहा हूँ, क्रिया है। जो भी कार्य हुए, खेल रहे हैं, खेलने काम करने क्रिया है। पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, दौड़ना, बात करना, सब क्या क्रिया है। क्रिया सदैव हिंदी वाक्य के अंत में आता है। क्रिया जो है हिंदी वाक्य के अंत में आता है। तो उसकी परिभाषा क्या है? जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया करते हैं। अब कह रहा है कि सिंटैक्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स का प्रयोग हम कैसे करते हैं, है ना। तो कह रहा है कि वर्ब्स का प्रयोग जो है, देखिए वर्ब जो होता है वह प्लूरल नंबर में होता है, बहुवचन में होता है। लेकिन जब हम बहुवचन से उसको एक वचन बनाते हैं तो क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप पढ़े हैं कि एक वचनकर्ता के साथ ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ सिंगुलर नंबर के साथ हम क्रिया में एस ईएस लगाते हैं। तो क्रिया जो है सदैव बहुवचन में होता है और उसमें एस और ईएस लगाकर उसको हम एक वचन में करते हैं, सिंगुलर नंबर में करते हैं। जैसे नाउन है, तो नाउन में क्या है, ठीक इसका उल्टा है कि नाउन जैसे एक वचन में है, सिंगुलर नंबर में, बॉय, एक लड़का है, बॉयज, एस लग गया, बहुत से लड़के हो गए, गर्ल, गर्ल्स। यानी नाउन में क्या है कि वह सिंगुलर नंबर में होता है, उसको बहुवचन बनाने के लिए हम एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। और क्रिया क्या होता है, वह प्लूरल नंबर में होता है, बहुवचन में होता है, उसको एक वचन बनाने के लिए हम क्रिया में एस और ईएस लगाते हैं। दोनों उल्टा है, यानी नाउन में एस और ईएस लगे तो बहुवचन बनेगा, बॉयज, गर्ल्स, कैट्स, काउज। और क्रिया में जब ऐसे लगेगा तो वह एक वचन हो जाएगा। यानी क्रिया क्या होता है, जो है बहुवचन होता है, प्लूरल नंबर में होता है। करा क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता के अनुसार होता है। जो वाक्य होता है उसमें क्रिया का प्रयोग हम कर्ता के अनुसार करते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में देख लीजिए कि ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस और ईएस लगाते हैं। और आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में यस और ईएस नहीं लगता है। तो कह रहा है क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता के अनुसार होता है। कर्ता ऐसा है उसी के अनुसार होता है। जैसे कह रहा आई गो, यू गो, लेकिन यहाँ पे ही गोज हो गया, सी गोज हो गया, क्योंकि यह एक वचन है, यह एक वचन सिंगुलर नंबर है, इसलिए ईएस लगा। तो क्रिया बहुवचन में होता है, इसको एक वचन बनाने में हम ईएस लगाते हैं। देखिए आगे क्या कर रहा है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जैसे गो प्लूरल नंबर में होती है, इसे सिंगुलर नंबर बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं। कह रहा है कि यस या ईएस जोड़ते हैं। तो क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म है वह प्लूरल नंबर में होता है, बहुवचन में होता है, उसको एक वचन बनाने के लिए क्रिया में हम यस और ईएस जोड़ते हैं। जैसे गो, गो का गोज एक वचन है, वाक, वाक का वाक्स, टीच का टीचेज, प्ले का प्लेज, बहुत सारे क्रिया है, वाक का वाक्स, ठीक है, राइट का राइट्स। तो क्रिया सदैव बहुवचन में होता है, प्लूरल नंबर में होता है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस और ईएस, यस या ईएस लगाने से, जोड़ने से क्रिया एक वचन में हो जाती है। क्रिया का पहला प्रयोग है, ठीक है। दूसरी चीज क्या कर रहा है कि वही चीज कर रहा है कि नाउन्स के बहुवचन बनाने के लिए सामान्यतया मैंने क्रिया में यस ईएस जुड़ गया तो वह एक वचन हो गया। वही कर रहा है कि नाउन में अगर संज्ञा में, संज्ञा को बहुवचन बनाने के लिए सामान्यतः यस ईएस जोड़ते हैं तो बहुवचन हो जाता है। हम पहले बता दिए हैं
कि बॉय का बॉयज, टेबल का टेबल्स, है ना, काऊ का काउच। तो नाउन के साथ यदि यस और यस लगेगा तो वह बहुवचन बन जाएगा, और क्रिया में यस लगेगा तो वह एक वचन बन जाएगा। ठीक है, तो सामान्यतः जो है नाउन के बहुवचन बनाने के सामान्यतः जैसे जोड़ते हैं तो वह क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि वो सिंगुलर नंबर में होता है पहले से, और क्रिया सदैव बहुवचन में होता है, उसे एक वचन बनाने के लिए हम क्रिया में यस और यस लगाते हैं। अब कह रहा है कि पढ़ चुके हैं आप लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया क्या होता है, तथा ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया के रूप में आई के साथ एम आता है। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, संयोजक क्रिया, जैसे कर्ता को जो है वह जोड़ने काम करता है। लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर क्या करता है, कर्ता को आगे कर्म है, कंप्लीमेंट है या कोई भी शब्द है उसको जोड़ने का। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, तो आई एम क्या कर रहा है, आई को और टीचर को जोड़ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, संयोजक क्रिया, या कर्ता को जो है आगे वाले शब्द से जो है जोड़ता है, जैसे आई एम अ टीचर, तो आई एम क्या कर रहा है, आई को टीचर को जोड़ रहा है। माई फादर इज अ फार्मर, इस क्या कर रहा है, माई फादर और फार्मर को जोड़ रहा है। तो वह शब्द जो कर्ता को आगे वाले शब्द से, चाहे वह ऑब्जेक्ट हो, कर्म हो, चाहे वह कंप्लीमेंट हो, चाहे कोई भी शब्द हो, उसको जोड़, चाहे नाउन हो, उसको जोड़ने काम करता है, उसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। और वही इज, एम, आर, वाज, वर हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, सहायक क्रिया काम करते हैं। सहायक क्रिया क्या होता है, जो क्रिया का सहयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब काम कर रहा है, इसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। और यही आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। तो अब आई एम यहाँ पे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। रीड इसमें मुख्य क्रिया है, इसका सहयोग कर रहा है आई एम, तो आई एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, आई एम रीडिंग अ बुक। तो आई एम का प्रयोग दो तरह से हो गया, एक लिंकिंग वर्ब के रूप में होगा, तो यहीं पे एक जो है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होगा, सहायक क्रिया के रूप में होगा। आई एम, इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग जो है लिंकिंग वर्ब के रूप में भी होगा और सहायक क्रिया के रूप में होगा। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं री पढ़ा रहा हूं, तो आई एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। आई एम अ टीचर, यहां पे आई एम क्या कर रहा है, लिंकिंग वर्ब है, ये जोड़ रहा है दो वाक्यों को। और सहायक क्रिया क्या होता है, जो मुख्य क्रिया का सहयोग करता है, वो होता है, इस नाम से यह स्पष्ट है कि हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। तो क्रिया यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब काम करता है, और यहीं पे क्रिया जो है इज, एम, आर, वाज, वर जो है लिंकिंग वर्ब का भी काम करता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया जो है। अब आता है द सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। टेंस का सीक्वेंस क्या होता है, टेंस में सीक्वेंस ऑफ टेंस में क्रम क्या होता है, कैसे हम जो है कोई वाक्य लिखते हैं। तो टेंस का, वर्ब का ध्यान देकर हम कोई बड़ा वाक्य लिखते हैं तो उसको लिखा जाता है। जैसे कह सीक्वेंस ऑफ टेंसेज के नियम है कि नियम के अनुसार सब ऑर्डिनेट क्लॉज, आश्रित उपवाक्य। सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, आश्रित उपवाक्य, ये वह वाक्य जो दूसरे वाक्य पर क्या होता है, निर्भर होता है। उपवाक्य, क्लॉज में होता है उपवाक्य, है ना, क्लॉज में क्या होता है, उपवाक्य। सेंटेंस में क्या होता है, वाक्य, शब्दों का ऐसा समूह जिसका भावपूर्ण अर्थ निकलता है, तो क्या करते हैं, वाक्य कहते हैं। और उपवाक्य क्या है, उस वाक्य का एक भाग है। तो कह रहा है कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज इंग्लिश शब्द है, इसकी हिंदी है आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य क्या होता है, जो दूसरे वाक्य पर क्या होता है, निर्भर होता है, आश्रित होता है, उसे हम बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, जो दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, उसे हम कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और जो वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर न होता है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, मुख्य उपवाक्य। मुख्य उपवाक्य, प्रिंसिपल क्लॉज, मुख्य उपवाक्य, यह किसी और पर निर्भर नहीं होता है, स्वतंत्र होता है, इसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज, मुख्य उपवाक्य। एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर होता है। तो कह रहा है
कि द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस क्या नियम के अनुसार सब ऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित उपवाक की वर्ब का टेंस है ना प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब के टेंस के अनुसार होता है। जो आश्रित उपवाक्य होता है और जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, मुख्य उपवाक्य होता है, तो जो आश्रित उपवाक्य होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब के अनुसार उसका भी वर्ब होता है, माने इसके टेंस के अनुसार वो भी टेंस होता है। या पास्ट टेंस में तो वो भी पास्ट टेंस में होगा। ऐसा नहीं है कि इधर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो गया और जो है वो पास्ट टेंस में हो गया, तो वह गलत हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, पास्ट में तो पास्ट में रहेगा। यानी कह रहा है कि द सीक्वेंस ऑफ टेंस के अनुसार, नियम के अनुसार सब ऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित उपवाक की वर्ब का टेंस मुख्य उपवाक प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब के टेंस के अनुसार होता है। यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो टेंस होगा वह प्रिंसिपल क्लॉज मुख्य उपवाक के टेंस के अनुसार होगा। देखो इसे कह रहा है यदि प्रिंसिपल क्लॉज मुख्य उपवाक्य पास्ट टेंस में है, कह रहा है यदि प्रिंसिपल क्लॉज मुख्य उपवाक्य जो है पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित उपवाक की वर्ब भी पास्ट टेंस में होगी। जैसे वाक्य देखिए, राम साइड, राम ने कहा कि दैट कि मीरा वुड हेल्प हिम, मीरा उसकी सहायता करेगी। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ये राम साइड प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है, और मीरा वुड हेल्प हिम यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि यह जो है यह वाक्य इस पर निर्भर है, यह वाक्य जो है इस पर निर्भर है, तो इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल क्लॉज मुख्य उपवाक्य, और इसको बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित उपवाक्य। एक तरह से आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हैं, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच का जो वाक्य होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, अगर वह पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट भी पास्ट टेंस में, वही चीज बता रहा है यहाँ पे। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जिक्र यहाँ नहीं कर रहा है, ये सीधे सीधे कह रहा है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगा। पास्ट टेंस का मतलब क्या है, उसकी क्रिया पास्ट टेंस में होगी। पास्ट टेंस का मतलब ये नहीं है कि पास्ट इंडिफिनिट वो भी पास्ट इंडिफिनिट में हो, ये नहीं, उस टेंस की भी क्रिया पास्ट में ही होगी, प्रेजेंट में नहीं होगी। तो जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं इसी नियम पर, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन का वाक्य बदलते हैं इसी नियम पर आधारित है जो है, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज है और सबऑर्डिनेट, कह रहा है यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट टेंस में होगा। अब देखिए यहाँ पे, मीरा राम सेड, राम ने कहा कि मीरा वुड हेल्प हिम, मीरा उसकी सहायता करेगी। तो ये देखिए राम सेड ये पास्ट टेंस में है, तो जब ये वाक्य प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो आगे वाला जो वाक्य है सबऑर्डिनेट क्लॉज है यह भी पास्ट टेंस में होगा। यानी कि राम सेड दैट मीरा विल हेल्प हिम नहीं होगा, यहाँ पे विल नहीं होगा, और यही चीज देता है। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ चुके हैं कि विल का उड हो जाता है, सैल का सुड जाता है, तो यह इनडायरेक्ट दैट लगा हुआ है, इनडायरेक्ट नरेशन का वाक्य है। तो जब इनडायरेक्ट नरेशन का वाक्य है तो यहाँ पे विल और सैल नहीं होगा, यहाँ पे उड होगा, सैल का दिया है तो सुड होगा। तो फिर यहाँ पे उड लिखा हुआ है, यानी यहाँ विल लिखेगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गलत इसलिए हो जाएगा कि यह प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट टेंस में होगा। पास्ट टेंस का मतलब क्या है, इसका प्रेजेंट विल होता है और विल का पास्ट क्या होता है, उड होता है। तो पास्ट का मतलब ये नहीं कि पास्ट इंडिफिनिट में भी पास्ट इंडिफिनिट में हो, ऐसा नहीं है। पास्ट इंडिफिनिट का मतलब ये नहीं कि पास्ट इंडिफिनिट ये भी पास्ट इंडिफिनिट में हो, या पास्ट इंडिफिनिट में ये भी पास्ट में होगा, चाहे किसी पास्ट में हो। विल का उड है। अब ये नहीं कि यहाँ पे मीरा विल हेल्प हिम होगा, नहीं, विल होगा तो गलत हो जाएगा। अगर विल होगा तो गलत, क्योंकि डायरेक्ट से इन्हें बनाते हैं तो विल का उड करते हैं, सैल का शुड करते हैं, कैन का कुड करते हैं, मे का माइट करते हैं, है ना। तो इसका ध्यान दीजिए कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगा। पास्ट टेंस मतलब ये क्या है कि यहाँ पे अब विल नहीं रहेगा, उड होगा। इसका हमको ध्यान देना है, ठीक है। अगर यह वाक्य दे दे राम सेड दैट मीरा विल हेल्प हिम,
तब यह वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि यह पास्ट टेंस में है। तो विल का पास्ट क्या होगा? वुड होगा। विल का पास्ट क्या होगा? वुड होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो वुड रहेगा, ठीक है, तब वाक्य सही माना जाएगा। और यही करेक्शन में आता है, आपके वाक्य दे देगा और कहेगा इसमें करेक्ट करिए इसको। तो आप देखें, कहेंगे मीरा विल हेल्प हिम, सही है, लेकिन वह नियम के अनुसार चलेगा कि यदि यह प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में है तो यह भी पास्ट टेंस में होगा। यानी एक तो ये नियम हो गया। और एक ये ध्यान दीजिए कि इनडायरेक्ट नरेशन का वाक्य कैसे होता है। इनडायरेक्ट नरेशन में जब वाक्य दैट लग जाता है तो वह क्या आता है? विल का वुड जाता है, शैल का शुड जाता है। अब ये नहीं कि हम यहाँ पे पास्ट टेंस में और यहाँ पे विल ही रहेगा, तब गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आएगा वाक्य है द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, दैट की मोहन हैड रिटेन अ लेटर, मोहन एक पत्र लिख चुका था। अब ये हैड है, अब देखो द टीचर सेड दैट, अब ऐसा नहीं होगा मोहन हैज रिटेन अ लेटर, यहाँ पे हैज नहीं होगा, यार हैज और का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में क्या होता है? ये भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। यानी पास्ट का मतलब क्या है? ये पास्ट परफेक्ट में है, सही है, ठीक है ना। मतलब ये नहीं है कि अब हैज और है प्रेजेंट टेंस का नियम है। हैज और है क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नियम है। ऐसा नहीं है कि इधर पास्ट हो गया तो इधर हैज, क्योंकि जब आप बनाते हैं सीधा सीधा वाक्य है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट जो है प्रेजेंट का पास्ट में जाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नियम क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है। विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, ये नियम याद रहेगा, उसी नियम पर ये है, क्योंकि ये वाक्य इनडायरेक्ट नरेशन का है। तो ये कह रहा है कि यह वाक्य जो है द टीचर सेड दैट, मोहन हैज नहीं होगा, हैड होगा। अगर हैज है तो गलत हो जाएगा, रिटेन अ लेटर। अगला वाक्य कह रहा है कि यू टोल्ड मी, तुमने मुझे बताया, दैट की सीता वाज राइटिंग एन एसे, सीता एक निबंध लिख रही थी। अब देखिए यह टोल्ड पास्ट टेंस में है, दैट, तो अब सीता वाज राइटिंग, मान लीजिए सीता इज राइटिंग एन एसे, तो इज गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह पास्ट टेंस में है तो यह भी पास्ट में होगा, तो यहाँ पे वाज सही रहेगा, वाज राइटिंग एन एसे। यानी यह पास्ट टेंस में है तो यह वाक्य भी पास्ट टेंस में होना चाहिए, पास्ट के किसी भी टेंस में हो। तो आपको सब नहीं चेंज करना है, आपको इसमें सहायक क्रिया पर ध्यान देना है कि क्या है, ठीक ना। तो यदि सब प्रिंसिपल क्लास, यह मुख्य उपवाक्य है, यह जो है आपका मुख्य उपवाक्य है, ठीक ना। द टीचर सेड, राम सेड, यू टोल्ड मी, यह प्रिंसिपल क्लास है और यह वाक्य इस पर निर्भर है, इसको बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लास, आश्रित उपवाक्य। तो यदि जो है यह पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लास आश्रित उपवाक्य भी पास्ट टेंस में होगा। एक तो ऐसे समझ लीजिए, और दूसरा ये चीज कि यह वाक्य इनडायरेक्ट नरेशन का है, तो इनडायरेक्ट नरेशन का वाक्य है तो इनडायरेक्ट नरेशन वाला नियम इस पर लागू होगा, ठीक है ना। चलिए इतना हो गया। जो है इसके बाद जो है अगले वीडियो में जो है इसके आगे इसमें जो है पढ़ेंगे जो है कि कैसे वर्ब का प्रयोग हम जो कैसे जो है करते हैं जो है। धन्यवाद।